तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रही थी। उस लड़की का नाम नेत्रा है और वो उसके बॉयफ्रेंड गौतम का वेट कर रही होती है जो कि गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है। गौतम यहाँ पर एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर था जो कि किसी प्रोड्यूसर से मिलकर आया था। प्रोड्यूसर गौतम की फिल्म प्रोड्यूस करने से मना कर देता है और इस वजह से गौतम का मूड काफी खराब हो गया था। अब नेत्रा उसका मूड ठीक करने के लिए अपने दोस्त सीबी के साथ वनडे ट्रिप पौंडीचेरी के लिए प्लान करती है और गौतम, नेत्रा, सीबी और मधु निकल पड़ते हैं इस ट्रिप के लिए। खैर अब रात को लौटते वक्त उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और हड़बड़ी और घबराहट के चलते वो किसी लड़की को ठोक देते हैं। और अब ये वाला सीन और यहाँ से आगे के सारे सीन्स हम एक रिकॉर्डिंग के जरिए देखते हैं। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि नेत्रा कोई सिंक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने बाकी दोस्तों को मीटिंग के लिए इनवाइट करती है। यहाँ पर हमें नेत्रा थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट दिखाई दे रही थी। खैर तभी मधु मीटिंग में ज्वाइन होती है और उसके बाद सीबी भी ज्वाइन करता है। नेत्रा गौतम को कॉल करती है जो कि कॉल नहीं उठाता और वो तीनों बातें करने लगते हैं जिससे हमको पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर अब नेत्रा के फिर से कॉल करने पर गौतम कॉल अटेंड कर लेता है और मीटिंग भी ज्वाइन करता है और वो सब फिर से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि नेत्रा को अस्थमा की दिक्कत है और मधु को एक्सीडेंट के चलते हाथ में चोट आई थी और गौतम सबको एश्योर करता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया है और वो सब टेंशन ना लें। खैर तभी गौतम को मुलिगन नाम के एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि उसका करीबी दोस्त भी था और वो उन्हें ये बताता है कि वो लड़की जिंदा थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल में चल रही थी। वो उन्हें भी बताता है कि इस केस को क्लोज कर दिया गया है और वो लोग सेफ हैं। खैर अब गौतम को बाहर से उसकी बहन श्रुति आवाज लगाती है और वो रूम से बाहर जाता है। सीबी काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि गौतम को बार बार किसी का कॉल आ रहा था और सब फिर से बातें करने लगते हैं और हमको ये पता चलता है कि सीबी मधु को पसंद करता है। तभी मधु की माँ आ जाती है और वो सबसे बातें करने लगती है। वो मधु को बताती है कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी और वो लोग दूसरे दिन गाड़ी से बेंगलोर के लिए निकलने वाले हैं। मधु उन्हें जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और वो चली जाती हैं। खैर अब गौतम वापस कॉल पर आता है और फोन चेक करता है और उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी। वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं और सीबी उन्हें अपना पुराना बंद पड़ा हुआ फोन दिखाता है जिसे वो एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहा था। खैर अब श्रुति गौतम की बहन जो कि प्रेग्नेंट है अंदर आती है और सबसे बातें करती है और गौतम को जागे रहने के लिए कहती है। अब गौतम के ब्रदर इन लॉ को उससे कुछ बात करनी थी और वो वहां पर आने वाले थे। खैर अब फोन चार्ज होने पर गौतम फोन चेक करता है और उसे मुलिगन सर की ही कॉल आ रही थी। तभी डोरबेल बजती है और गौतम बाहर जाता है। अब गौतम ये बताता है कि उसके ब्रदर इन लॉ किसी फीमेल कलीग के साथ वहां आए थे। खैर अब श्रुति फिर से वहां आती है और गौतम उसे रेस्ट करने को कहता है और उनके लिए खाना ऑर्डर करता है। फिर से अब डोरबेल बजती है और गौतम की बहन खाना रिसीव करने जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मधु को एसी का टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी और एसी के मामले में उल्टा होता है, जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतनी ठंड लगती है और जितना ज्यादा रखोगे उतना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। खैर गौतम के घर से बिल्ली के रोने की आवाजें आने लगती हैं और वो चेक करने निकल पड़ता है। खैर अब गौतम वापस आकर बताता है कि उसकी दीदी और जीजू तो घर पर ही नहीं थे और मेन डोर खुला हुआ था जो कि बहुत ही अजीब बात थी। गौतम श्रुति को कॉल करता है और वो कॉल कट कर देती है और तभी नेत्रा को ऐसा फील होने लगता है कि उसको किसी ने पीछे से हाथ लगाया। उन्हें ये भी पता लगता है कि मधु भी घर में अकेली थी और हमें ये पता लगता है कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, यानी कि इनके फैमिली मेंबर्स कभी इनके साथ थे ही नहीं। यहाँ पर कोई और चीज ऐसा कर रही है। अब मधु इस चीज को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ को कॉल करती है और उनको पता लगता है कि मधु के पेरेंट्स तो दोपहर को ही बेंगलोर पहुंच गए थे। इसकी वजह से मधु बहुत डर जाती है और उसे पिक करने के लिए सीबी उसके घर के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वो उसको पसंद करता था, उसे बचाना चाहता था। अब सीबी मधु के घर पहुंच जाता है और उसके रूम का दरवाजा खोलकर वो अपने आप अपने ही रूम में वापस आ जाता है, जिसका मतलब यहाँ पर स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। गौतम अब नेत्रा को अपनी मॉम को उठाने के लिए कहता है और साथ ही साथ अपनी सिस्टर को कॉल लगाना कंटिन्यू रखता है। अब नेत्रा अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठती, इसलिए वो अपनी माँ की हार्ट बीट चेक करती है और तभी उनकी आंखें अजीब सी हो जाती है। नेत्रा एम्बुलेंस को कॉल करती है और वो कॉल घूम के बार बार गौतम को ही लग रही थी क्योंकि यहाँ पर स्पेस और टाइम मैनिपुलेट हो रहा था। लुक्स लाइक कोई ऐसी एंटिटी है जो कि इनके साथ ऐसा खेल खेल रही है। अब नेत्रा मीटिंग फिर से ज्वाइन करती है और हम ये देखते हैं कि उसकी माँ चल रही थी जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी इंजरीज की वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए व्हील चेयर इस्तेमाल करनी थी और वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसका मतलब नेत्रा की माँ पजेस्ड हो चुकी है और ये सब देखकर वो अपने रूम से भागने लगती है। अब तभी गौतम की सिस्टर भी कॉल उठाती है और उसको ये बताती है कि वो अपने रूम में ही है। गौतम तभी रूम चेक करने जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और फोन पर से उसे श्रुति गुस्से में रूम से बाहर निकलने के लिए कहती है और डर की वजह से गौतम वापस अपने रूम में आ जाता है।
खैर अब वो मुलिगन सर को फिर से कॉल करता है और उसको पता चलता है कि मुलिगन की तो गाड़ी से टकराकर मौत हो गई है और वो लड़की जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था कुछ समय पहले उसने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब गौतम अपना ईमेल चेक करता है और उस केस की फाइल को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम चारू था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके ही ब्रदर इन लॉ की वही कलीग थी जो कि उसके वहां पर आई थी। अब डर और गुस्से की वजह से गौतम चारू को अपने 3 दोस्तों को हॉन्ट करने को कहता है और इसके बाद मधु की माँ उसके पीछे आकर बैठ जाती है। मधु पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और हम ये देख पाते हैं कि मधु पजेस होने लगी थी। अब गौतम के घर भी किसी के बच्चे के रोने की आवाज आती है और पजेस्ड हो चुकी मधु उसको ये बताती है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है और वो उसे वहां जाने के लिए कहती है। गौतम बाहर जाता है और अपनी बहन को एक बच्चे को पकड़े हुए देखता है। अब पास जाकर उसको पता चलता है कि वो कोई गुड़िया थी। अब श्रुति अपने रूम में आ जाती है और गौतम उसके पीछे जाता है लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मधु अब सीबी को बताती है कि वो उसके प्रपोजल को हाँ करने वाली थी और वो उसे उसके बर्थडे के दिन प्रपोज भी करने वाली थी, लेकिन जब वो उसके घर गई तब उसने सीबी को अपनी ही दोस्त के साथ देख लिया था और ये कहकर वो खुद को खत्म कर लेती है। अब इसके बाद सीबी को उसके पुराने फोन पर मधु के लैंडलाइन से कॉल आता है और वो गिल्ट के मारे उससे मिलने निकल पड़ता है। बाहर निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ नेत्रा और गौतम ही कॉल पर थे। 2 की मौत हो गई थी। गौतम नेत्रा को शादी के लिए प्रपोज करता है लेकिन तभी नेत्रा के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर अपने आप चलना, दरवाजा खटखटाने की आवाज आना। अब नेत्रा के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर से चारू की आत्मा उसके करीब आने लगती है। तभी नेत्रा को बचाने के लिए गौतम चारू को अपने पास बुलाता है। चारू गौतम के पास जाकर उसे मार डालती है और इसी बीच नेत्रा भागकर गाड़ी में जाती है लेकिन चारू की आत्मा उसे वहां पर मार देती है और बूम। इसी के साथ में सिंक नाम की शॉर्ट फिल्म YouTube पर खत्म हो जाती है। आपको लगा होगा ना कि वीडियो खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है वो बस एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि बहुत ही वायरल हो गई थी, जिसको गौतम और उसके दोस्तों ने ही पूरा प्लान करके बनाया था। अब गौतम इंटरव्यू के वक्त ये बताता है कि जब वो लोग असल जिंदगी में उस दिन पौंडचेरी से लौट रहे थे तभी उन्होंने एक हिट एंड रन केस विटनेस किया था और उस विक्टिम का नाम चारू था और उन्होंने चारू का ही नाम इस्तेमाल किया ताकि उनकी फिल्म को रीच मिले। उन्हें वहां ये भी पता चलता है कि असली चारुलता की मौत हो चुकी थी। गौतम इंस्टाग्राम पर लाइव जा रहा था और अपने फैन से इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन शॉकिंगली तभी उसे अपने दोस्तों के कमेंट्स दिखाई देते हैं जो कि उसे भागने के लिए कह रहे थे और दरवाजा खोलने से मना कर रहे थे। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर उसको एक डिलीवरी बॉय मिलता है जो कि उसे ये बताता है कि किसी चारू ने ये ऑर्डर इसी लोकेशन से प्लेस किया था। अब डिलीवरी बॉय उसको बोलता है कि उसने चारू का नाम लेकर गलती कर दी क्योंकि चारू को भी ये लगेगा कि उसने ही उसका खून किया है। अब गौतम उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे ये लगता है कि शायद ये भी कोई प्रैंक या फिर किसी चीज का हिस्सा होगा, लेकिन तभी शॉकिंगली उसके पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है और उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं और रूम के अंदर जाते ही गौतम को चारू दिखाई देती है। यानी कि अब तक उसने जो कुछ किया उसके बदले सारी चीजें रियल हो चुकी थीं। उसके दोस्तों के साथ में भी ये सारी चीजें हो रही होंगी जिसके चलते वो उसे कमेंट में ये बताने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से उस दिन जब यहाँ पर इन्होंने एक्सीडेंट को विटनेस किया था तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल किया मुझे लगता है कि चारू की स्पिरिट इनके उससे अटैच हो गई और अब इन सभी को भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने चारू का नाम इस्तेमाल कर लिया। और बूम, इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सिंक फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर आपने इसमें एक सिमिलैरिटी महसूस करी होगी, जैसे कि मूवीज आई थी होस्ट या फिर अनफ्रेंडेड वगैरह, उसके अंदर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करा गया है कि इन्होंने खाली एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी बनाई थी, लेकिन इट कम्स डाउन टू हॉन्ट देम इन रियल लाइफ एंड स्पेशली गौतम को। हो सकता है कि गौतम ने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर इन्होंने यहाँ पर विटनेस किया था एक एक्सीडेंट को या फिर हिट एंड रन केस को, तो इन्होंने हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया उस लड़की को? माइट भी इसलिए चारू की आत्मा इसके पीछे आ गई। वो आजकल आपने सार्कास्टिक टाइप की वीडियोस देखी होंगी ना, जहाँ पर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो कई व्लॉगर्स वहाँ पर आते हैं या फिर कई लोग आते हैं जो कि वहाँ पर वीडियो बनाने लगते हैं लेकिन विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर ऐसा हुआ होगा। इन्होंने आइडिया ले लिया कि हमने यहाँ पर शॉर्ट हॉरर स्टोरी बनानी है, लेकिन रियल में विक्टिम को हॉस्पिटल पहुँचाया नहीं। तो दोस्तों ये थी सिंक नाम की एक तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए